जी जी। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? एकदम सुंदर आवाज है। हाँ। तबीयत ठीक नहीं है फिलहाल, और आप बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर आवाज है, तो अरे थैंक बढ़िया यू वेरी आवाज। मच विजय भाई। आपने इस लायक समझा मुझे, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम दिलीप है। हाय आज दिलीप भाई। हाय हाय हाय। दिलीप आज भाई, भगवान की नमस्कार, वन डे एट ए टाइम। थैंक यू थैंक यू। तो भगवान की आज असीम कृपा है। जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दिलीप भाई थोड़ा नेटवर्क इश्यू लग रहा है। अच्छा, मैं तो बाहर बैठा हूँ WCL के ग्राउंड में। हाँ, थोड़ा सा आजू बाजू में हो जाओ। अरे ये हाँ, अभी आ रही है। अच्छा, बताना वैसे कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो हाँ तो। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू वेरी मच फिर से एक बार। तो जिंदगी पूरी बिखर गई थी, सब कुछ तबाह हो चुका था और बर्बाद हो चुका था, और इसमें फिर शराब छोड़ना, ये मेरे लिए बड़ी कठिन समस्या थी कि आखिर में ये ऐसा एक जी का जंजाल बन चुका था कि भाई शराब अभी किसके लिए छोड़ना है। मैं थोड़ा ब्रीफ में अपना अल्कोहलिज्म बताऊंगा, समय है काफी, बाद में मैं सब्जेक्ट पे भी आऊंगा। तो एक अच्छे खासे परिवार से था, अच्छा खासा एक पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक हुई थी, और काम धंधे भी बड़े अच्छे चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में जैसा कहर बरपा इस शराब ने, कि मैं मतलब एक रास्ते पे आऊंगा, रोड पे आऊंगा, ये कभी मैंने कल्पना नहीं किया था। मेरा फिर वो सब कुछ चला गया, मतलब परिवार चला गया, बाल बच्चे चले गए, औरत चली गई है, और काम धंधे पूरे चले गए हैं। सेंट्रल रेलवे ने काफी पैसे मेरे फॉरफिट कर दिए थे, लाखों रुपया, और घर में भी कोई लेने वाला नहीं। तो ऐसे सूरत में मैं 5 महीने से ज्यादा मैं घाटों में निकाला हूँ। कभी कभी सोचता हूँ, मैं आज सोचता हूँ कि वो क्या जीवन था, और आज वो क्या जीवन है। तो ऐसी मेरी जर्नी थी। लेकिन बड़े वांदे थे उस समय कि भाई कैसा होगा, शराब छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी, और छूटेंगी भी तो फिर जो मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, मेरी जिंदगी बिखर गई है, या फिर से बिखरी हुई जिंदगी को इकट्ठा कर पाना, काम धंधे गए हैं, औरत आएंगी कि नहीं आएंगे, बाल बच्चे की लाइफ का, कैरियर का, फ्यूचर का क्या होगा, ये सारी चीजें दोस्तों में सोचते रहता था मीटिंगों में, पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। और फिर मेरी एक दिनचर्या चालू हो गई, मीटिंग में मुझे ताकत मिलने लगी। हर भाई बोलता था कि दिलीप तुम आते रहो यार, हमारा अच्छा हो गया है। तो दोस्तों, एक विश्वास और एक श्रद्धा इस प्रोग्राम में आपके माध्यम से मिलने लगी, और कुछ मतलब रहने के भी वादे थे मेरे कि भाई अभी 8 बजे मीटिंग होगी खत्म, फिर कहाँ जाऊंगा, खाना किसके घर में खाऊंगा, ये सारे मसले थे मेरे। तो दोस्त ने दिया था कि 23 जनवरी में था, 20 जनवरी की बात है, यही फाइनल होगी पे। वहां से जब निकला तो एक दोस्त के दिन थे दोस्तों। तो वो उससे फुल टाइमर से मिलता था हमेशा, और उनके सानिध्य में, उनके कांटेक्ट में रहता था। यार बोले दिलीप तुम आते हो, बोले जो भी तबाही होते, बोले हमारे कोई भी समस्या का हल आप तो क्या। दिलीप भाई आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? हाँ, अभी आ रही है। पहले जहाँ पर थे वहीं पर रुको। ओके ओके, अभी आ रही ना? हाँ, अभी आ रही है। जी जी जी। तो शराब ये मेरे कोई भी समस्या का हल
नहीं हो सकता, ये विश्वास आप लोगों ने दिलाया। और दोस्तों, बड़ी क्रुशियल जंक्चर, परिस्थिति बहुत विदारक, बहुत ही बेकार थी, लेकिन आप लोगों का साथ था, आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों की फेलोशिप थी। और दोस्तों, धीरे धीरे ये जर्नी बढ़ने लगी और उसके बाद में धीरे धीरे ये भी बात समझ में आई कि भाई मसला ये शराब का नहीं है, मेरा मसला कुछ कुछ और है। तो क्या मसला है मेरा? मेरी मानसिकता ऐसी क्यों बनी, मेरी मेंटेलिटी ऐसी क्यों बनी, ऐसी इस प्रकार का मेरी बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसी क्यों बनी, मेरी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति एक अच्छी खासी थी, वो नैसर्गिक प्रवृत्ति मेरी ऐसी क्यों बनी, मैं हमेशा निगेटिविटी में क्यों जा रहा हूँ, मैं नकारात्मकता में क्यों जा रहा। तो यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा कि भाई मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में आया हूँ। और अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मतलब अद्भुत बीमारी बोला गया उसको, एक रहस्यमय बीमारी। ऐसे बीमारी में मैं फंसा हूँ जिसके तहत मैं, मेरी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है या मेरी जो नेचुरल डिजायर है, जो मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति जो बनी है, ये इस टाइप की बनी है कि मेरे को सही चीजें समझ में नहीं आती। मतलब विजय भाई मुझे बता रहे कुछ और मैं कुछ और समझ रहा हूँ। मतलब ये क्या है, एक परसेप्शन की बीमारी है। परसेप्शन यानी एक धारणा, कोई गलत धारणा। मैं गलत धारणा में हमेशा बहने वाला इंसान हूँ। मैं सही धारणा में जाने वाला इंसान ही नहीं हूँ। मैं बहुत ही डिफेक्टेड और बहुत ही अफेक्टेड इंसान हूँ। वो डॉक्टर कॉलजंग ने बताया ना कि भाई ओल्ड आइडियाज, ओल्ड थेरी, ओल्ड एटीट्यूड और ओल्ड फीलिंग्स, यानी मेरे पुराने तौर तरीके मुझे खिड़की के बाहर फेंकना पड़ेगा। डॉक्टर कॉलजंग ने बताया। ये थोड़ा मैं पढ़ते रहता हूँ, उसमें ये बात समझ में आई कि भाई मेरे जो पुराने तौर तरीके थे, मेरी जो पुरानी आइडियाज थी, जो मेरी थियरी थी पुरानी, जो फीलिंग्स थी मेरी पुरानी, इसको खिड़की के बाहर फेंकना पड़ेगा। लेकिन मैं वही पकड़ के रहता था, मैं वही उसी के ऊपर जीता था। मीटिंग में तो बैठ रहा हूँ, लेकिन हैंगिंग इन द मीटिंग, हैंगिंग होता था मीटिंग के अंदर में, ध्यान ही नहीं मीटिंग के अंदर में। तो मन की शांति और चित्त की शांति मुझे कहाँ से आएंगी? तो ये धीरे धीरे जर्नी और आगे बढ़ने लगी। और उसके बाद में स्पॉन्सर किया और स्पॉन्सर के माध्यम से स्टेप की शुरुआत हो गई। और एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, मेरी मानसिकता ऐसी क्यों बनी, कैसा प्रोग्राम है ये? तो अलग अलग विषय पर आप लोग शेयरिंग कर रहे थे, अलग अलग विषय पर जानकारी मिलती थी। और तब समझ में आया कि भैया मेरा मसला शराब नहीं है, मेरा मसला कुछ और ही है। और फिर मैं इसके तहत बारकाई से स्पॉन्सर के माध्यम से इस क्या डेफिनेशन है, ये कैसा आयाम है, ये आध्यात्मिक पावर क्या है, वगैरह वगैरह जो चीजें थी, उसके ऊपर में मैंने ध्यान देना चालू किया। और ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये कोई बाहरी सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग अभी, तो मैं समझता हूँ कि काफी अवेयरनेस है, अभी काफी अवेयरनेस है। ऑनलाइन मीटिंग में काफी लोगों को स्टेप्स के बारे में नॉलेज है, ट्रेडिशन के बारे में नॉलेज है, बिग बुक्स में जो 10, 11, 12 चैप्टर है उनका नॉलेज है। तो ये कोई बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। अस्तित्व का चौथा जो आयाम है, ये बिग बुक में बिल स्टोरी है, वहां पे भी उसका रेफरेंस आया है। और दूसरा देयर इज अ सॉल्यूशन, वहां पे भी उसका रेफरेंस आया है। इसको परिभाषित किया गया, उसकी डेफिनेशन बताया गया, एक आध्यात्मिक लेवल की क्या वास्तविकता है, यानी स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है, उसके मुख्य विशेषता है, जो की फीचर्स बोला गया, उसकी सारी जानकारी उसमें दिया गया है। लेकिन नहीं तो आयाम बोले तो वो एक अलग अलग लोगों ने अलग अलग आयाम के बारे में लिखा है कि भाई पृथ्वी, स्वर्ग या नरक या नीचे वाला हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये चौथा जो आयाम है, ये एक हम स्वयं की एक खोजी हुई और निर्भीक नैतिक सूची है, जो मैं 12 कदम पर काम करना चालू कर देता हूँ। कोई अस्तित्व का चौथा आयाम यानी डेफिनेशन ये नहीं है कि भाई कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। एक आध्यात्मिक वास्तविकता, स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है, ये क्या अवस्था है, ये कैसी अवस्था है कि शराब आदमी क्यों नहीं छोड़ता,
तो मुझे ये जो आध्यात्मिकता की जो वास्तविकता है ना, स्पिरिचुअल रियलिटी, ये जब मेरी धीरे धीरे दारू बंद हो जाती है और मैं ईश्वर के करीब या हायर पावर के करीब में जाता हूँ, तब स्टेप वर्क मेरा चालू हो जाता है। स्टेप वर्क चालू होने के बाद में मेरा धीरे धीरे अहंकार जो है, मेरा ईगो जो है, ईगो डिफ्लेशन होना चालू हो जाता है। उसमें मेरा जो स्वार्थ है, अहंकार है, ईगो है, इसको मुझे त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो इच्छा हो, जो मेरी नेचुरल डिजायर है, इसको मुझे त्यागना पड़ेगा और फिर परमात्मा के नजदीक मुझे जाना पड़ेगा। है ना, जो उच्च शक्ति है, जो ब्रह्मांड में जो उच्च शक्ति है, उसके करीब जाने का ये जो 12 कदम का जो प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम के माध्यम से मैं, जैसे विल साहब को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उन्होंने जो भी लिखा है विल स्टोरी में, और देयर इज अ सॉल्यूशन, उनको जो एक अनुभूति हुई है, तो जो 12 कदम करने के बाद में ही उसको हम टच कर सकते हैं। जैसे मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग में मुझे फेलोशिप मिल रही है, ताकत मिल रही है, लेकिन पूरी तरह मैं रिकवरिंग प्रोसेस में नहीं आ सकता। 100% रिकवरिंग प्रोसेस में आ ही नहीं सकता मैं, क्योंकि आज मैं, ठीक है, अभी अगले महीने में मुझे 8 साल हो जाएंगे। साल यहाँ पे मैटर नहीं करता, इस साल की बात यहाँ मैटर नहीं करती, कितने साल हो रहे हैं ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि मेरे में आंतरिक बदलाव, यानी मेरे में सुधारना क्या हो रही है, ये ज्यादा यहाँ पे बात मैटर करती है। क्योंकि ग्रेप वाइन में क्लियर लिखा है कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं हो रही है, तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराबी हूँ, मतलब शराब पी के बैठा हूँ, ऐसा लिखा है। उसका टाइटल है ड्राई सोबर, सूखा शराबी, कोरडा मद्यपी जिसको बोला गया है। तो यह साल की बात मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कि मेरा आध्यात्मिक लेवल पर क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, आध्यात्मिकता क्या है, एक मेरी आंतरिक यात्रा है। ये जो 12 कदम करेगा उसकी अनुभूति उसको होंगी, वही एक जॉयफुल लाइफ जी सकता है, वही इंसान, वही मेंबर एक खुशनुमा जिंदगी जी सकता है। क्योंकि अध्यात्म बोले तो एक आंतरिक यात्रा है, आंतरिक यात्रा वो उसको ही मिल सकती है। उसका एक खुशनुमा चेहरा दिखेगा, शेयरिंग करने का ढंग अलग दिखेगा, घर में वार्तालाप अलग रहेगा, जहाँ काम धंधे है वहाँ पे अलग उनकी पैठ रहेंगी, ये सारी चीजें वहाँ पे रहेंगी उनकी वाली। तो ये जो 4th डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, अस्तित्व का चौथा आयाम में ये बताया गया कि भाई पहला डायमेंशन क्या बताया गया अल्कोहलिक साइंस में, मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग का मतलब मेरी मानसिक हलचल, कि शराबखोरी में मेरी मानसिक हलचल कैसी थी। मैं मानसिक टर्माइल में जाने वाला इंसान हूँ, मानसिक उथल पुथल में जाने वाला इंसान हूँ मैं, क्योंकि मेरा ब्रेन ही मुझे प्रमोट करता है शराब पीने के लिए। डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी नहीं आती। फिर उसका सेकंड पार्ट होता है। तो पहला डायमेंशन अल्कोहलिक साइंस ने बताया मेंटल वेलबींग यानी मानसिक हलचल, और दूसरा बताया डायमेंशन फिजिकल वेलबींग, शारीरिक हलचल। तीसरा बताया इमोशनल वेलबींग, भावनिक हलचल, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बताया डायमेंशन चौथा स्पिरिचुअल वेलबींग, आध्यात्मिक हलचल। ये क्या चीजें है, ये चीजें सारी की सारी चीजें बिग बुक में या हमारे लिटरेचर में दिया गया है डेफिनेशन की तरफ में। तो मैंने शुरू में, मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा ओल्ड टाइमर के साथ में रहता हूँ, तो पहले से मुझे इंटरेस्ट है ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब्जेक्ट पर सुनना, और मौका मिले तो अपने अनुभव कथन करना। तो ये क्या चीज है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था, तो थोड़ा पढ़ने लगा मैं कि भाई ये मेंटल वेलबींग क्या है, ये मेरी मानसिक हलचल क्या है। तो मालूम पड़ा कि भाई मैं मानसिक रीत्या बेबस और लाचार हूँ। ये ठीक है, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात ठीक है, लेकिन मेरी बीमारी क्या है, जैसे जनरल लेवल पर मेरी को अगर बीमार हूँ, मैं जनरल लेवल पर बीमार हूँ, तो मैं 3 टाइप का बीमार हूँ। पहला, अगर मैं शारीरिक बीमार हूँ तो कोई डॉक्टर के पास में जाऊँ, प्रेस्क्रिप्शन करूँ, डायग्नोसिस करूँ और मेडिसिन लेके मैं ठीक ठाक हो जाऊँ। ये पहला शारीरिक अगर मैं बीमार हूँ तो। दूसरा, अगर मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ तो साइकेट्रिस्ट के पास में जाऊँ, डायग्नोसिस करूँ, प्रेस्क्रिप्शन करूँ, मेडिसिन लो और ठीक ठाक हो जाऊँ। लेकिन मैं हूँ अभी तीसरे नंबर का बीमार, जो जिंदगी भर रहने वाला हूँ, लाइफ टाइम। ये कौन सी बीमारी है, ये स्पिरिचुअल सिकनेस में हूँ मैं आध्यात्मिक बीमारी में हूँ, और ये आध्यात्मिक बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। तो ये आध्यात्मिक बीमारी क्या है,
तो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बताया कि देयर इज नो केमिकल सॉल्यूशन टू ए स्पिरिचुअल मेलेडी। इस आध्यात्मिक बीमारी का रासायनिक उपाय है ही नहीं। ये डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने 90 साल पहले बता दिया, जब बिल साहब का इलाज कर रहे थे। उन्होंने 20 साल तक काम किया है अल्कोहलिक लोगों की, शराबी लोगों के ऊपर में। तो ये मसला क्या है, आध्यात्मिक बीमारी। तो धीरे धीरे ये समझ में आया, रियलाइज हुआ कि भाई मैं 3 चीजों से ग्रस्त हूँ। वो 3 चीजें क्या थी? रेस्टलेसनेस, इरिटेशन और डिस्कंटेंट। चिड़चिड़ा, अस्वस्थ, नाखुश। ये अभी सोब्राइटी में ये चालू हो गया। जब शराब पीता था तब भी नाखुश था, तब भी चिड़चिड़ा था, तब भी घमंडी था, तब भी आलसी था, तब भी लालची था, आलसी भी था, लालची भी था। अब ये नया मामला क्या आ गया, ये नया मसला क्या है? तो रेस्टलेसनेस, इरिटेशन और डिस्कंटेंट, हमेशा चिड़चिड़ा। मेरी बात अगर किसी ने नहीं सुना, अगर ग्रुप में जा रहा हूँ तो ग्रुप में मेरी बात नहीं सुनेगा कोई, तो मैं चिड़चिड़ करता हूँ क्योंकि मेरी बात सुनी नहीं जा रही। क्योंकि मैं तो भैया सिंगल डायमेंशन में जीने वाला इंसान हूँ, मेरी मर्जी की जिंदगी जीने वाला हूँ। अब मुझे इतने साल हो गए, मैं तो मठाधीश बन गया हूँ ग्रुप का, तो मेरी सुनना चाहिए। तो वो नहीं सुनेंगे तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। दूसरा, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, हमेशा अस्वस्थ, मेरे मन की कोई चीज हो ही नहीं रही है, तो हमेशा मतलब संकुचित भाव मेरे अंदर में, क्योंकि मेरे मन की बात हो ही नहीं रही। और तीसरा, डिस्कंटेंट, हमेशा नाखुश। इसलिए बोला गया चिड़चिड़ा, अस्वस्थ और असमाधानी, नाखुश। ये मेरी अभी ये बीमारी, ये कभी जाने वाली नहीं है। तो इसके लिए मुझे 12 कदम करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे स्पॉन्सर की मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहला दूसरा कदम लेने के बाद में मजा नहीं आ रहा था। दारू बंद हो गई थी लेकिन आनंद नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा इन द सेंस प्रोग्राम में जो लोग मजा कर रहे थे, जैसे विजय भाई, हमेशा उनको देखता था, चेहरे पे अलग ही ग्लो रहता था, एक चेहरे की कांता अलग ही तेज दिखती थी। साला मैं बोला विजय भाई को कुछ अलग से मिला है क्या? लेकिन वो प्रोग्राम वो जी रहे थे। प्रोग्राम बिल साहब ने बोला इसको बताने से कम जीना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिकता ये कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, थियरी नहीं है, आइडियाज नहीं है ये। तो ये आध्यात्मिकता को जीना पड़ेगा, बोलता है बिल साहब, आचरण में लाना पड़ेगा। फिर आचरण में लाना पड़ेगा तो मुझे विनम्रता तो मेरे अंदर में है ही नहीं, घमंड को तोड़ना पड़ेगा। हमारा एक डेली रिफ्लेक्शंस है, उसमें लिखा है कि स्पिरिचुअल रिकवरी यानी क्या, आध्यात्मिक प्रगति का मतलब क्या है? बिल साहब ने एक ही लाइन में बोल दिया, विनम्रता और जिम्मेदारी। क्योंकि मैं घमंडी और एरोगेंट नेचर का इंसान, हमेशा रिएक्ट करने वाला, आर्गुमेंट करने वाला, रिटेलिएशन करने वाला इंसान मैं किसी की बात की नहीं सुनने वाला इंसान मेरे अंदर में कैसी विनम्रता आएंगी? तो जब मैं 12 कदम करता हूँ तो विनम्रता आती है। चौथे कदम पर मैं मेरी इन्वेंट्री, मेरे स्पॉन्सर के सामने आईना मुझे दिखता है मेरा, कि भैया वो कौन सी कठिनाइयां थी। हमारा 5वां अध्याय वहां पे लिखा है, वो कौन सी कठिनाइयां है कि जो मुझे बार बार शराब की तरफ लेके जा रही थी, और मुझे ईश्वर से दूरी बनाने के लिए ये मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर खड़े होते थे। वो कौन सी कठिनाइयां थी? वो इग्नोस्टिक वहां पे लिखा है, हम अज्ञेयवादी है। वो कौन सी कठिनाइयां थी कि जो मुझे भगवान से दूरी, भगवान की मर्जी से दूर रखती थी? तो मेरी कठिनाइयां क्या थी? कि मेरी कठिनाई ये थी कि भैया मैं घमंडी इंसान, मैं किसी की बात की नहीं मानने वाला, मैं अहंकारी आदमी, मैं एरोगेंट आदमी, मैं रिएक्ट करने वाला आदमी, मैं आर्गुमेंट करने वाला आदमी, मैं रिटेलिएशन, बदले की भावना है मेरे अंदर में। अरे 8वें कदम में मुझे बोला गया कि भैया मुझे रिश्ते ठीक ठाक करना है। अगर मुझे रिश्ते ठीक ठाक करना है तो मुझे आर्गुमेंट नहीं करना पड़ेगा, मुझे रिटेलिएशन नहीं करना पड़ेगा, बदले की भावना नहीं रखना पड़ेगा, ये बताया गया। लेकिन फिर भी मैं अकड़ में चलता हूँ। तो कैसे मैं भगवान की मर्जी को आत्मसात कर सकता हूँ? भगवान की मर्जी को आत्मसात करने के लिए मेरे अंदर में जो डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर है उसके ऊपर में मुझे काम करना पड़ेगा, तब तो मैं भगवान के करीब जा सकता हूँ। इसलिए वो कठिनाई थी जो बार बार मेरे अंदर में दारू आती थी मेरे हाथ में। तो चौथे कदम में मालूम पड़ा, रियलाइजेशन हुआ कि भाई मेरे अंदर में जो डिफेक्ट है वो मेरे स्पॉन्सर के सामने रखना पड़ेगा। अब वहां पे स्पॉन्सर के सामने रखना पड़ेगा तो और डाउट, क्योंकि सीक्रेट्स ओपन करने का मसला है।
मैंने पहले ही बोला कि सिंगल डायमेंशन में जीने वाला इंसान हूं मैं, मेरी मर्जी की जिंदगी जीने वाला ही हूँ, और 5वें कदम में मुझे 3 डायमेंशन में जीना पड़ता है। तो वो 3 डायमेंशन कौन से थे कि भगवान के सामने, स्वयं के सामने और अन्य व्यक्ति के सामने मुझे कन्फेक्शन करना है, मुझे मंजूरी, रजामंदी देना है कि हाँ मेरे शराबखोरी में अनैतिक संबंध थे, ये लिस्ट है, एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर था, कि ये सीक्रेट्स है। तो एडवाइजरी, स्पिरिचुअल स्पॉन्सर, मैंने एक शेयरिंग सुना अभी 1.5-2 महीने पहले, वहां एक शेयर ने बोला कि स्पॉन्सर ऐसा होना चाहिए, एडवाइजरी स्पिरिचुअल स्पॉन्सर। एडवाइजरी का मतलब एक अच्छा समझदार जो मुझे अच्छी दिशा दिखा सके। उसने बोला एडवाइजरी स्पिरिचुअल स्पॉन्सर, अच्छा दिशा दिखाने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक। क्यों कि मैं अगर किसी को अगर स्पॉन्सर बना रहा हूँ, उसके सामने अगर मैंने मेरे सीक्रेट्स को ओपन कर लिया, अगर उसने मेरे घर में बता दिया तो मेरे घर में आग लगना तय है। और मेरे घर में आग लगेंगी, जिनके बारे में बताया उनको मालूम पड़ा तो उनके घर में भी आग लगना तय है। यानी जेब में बाटल लेके ही घूम रहा हूँ। इसलिए मुझे स्पॉन्सर करते समय बड़ी जोखिम और बड़ी निगरानी रखना पड़ेगा कि भाई स्पॉन्सर भी मेरा कहीं मेरे सीक्रेट्स को कोई बाहर ओपन ना कर दे, ये भी चीज है। तो मैंने मेरे सीक्रेट्स को जब ओपन किया तब मैं हल्का हो गया, तब मैं उस टाइमर को देखता था कि यार बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है विजय भाई, जब भी देखो हंसमुख दिखते हैं, बड़ी प्लीजिंग लग रहे हैं, बड़े हंसमुख दिख रहे हैं, बड़े खुशनुमा जिंदगी दिख रही है। तो ये चीजें मेरे अंदर में थी नहीं, क्योंकि वो मैं हमेशा बोलता ना कि मुझे 8 महीने हो गए थे, मैं एक जगह मीटिंग करता था, मेरी मिसेस आई मिलने के लिए, उसको लगा कि यार ये आदमी अभी एक दिन नहीं रहने वाला, 8 महीने से शराब से दूर है, तो चलो जहाँ पे मीटिंग कर रहा है वहाँ के चेयरमैन को पूछ लेती हूँ और कल से मैं उसके पास में रहने के लिए जाऊंगी, ये उसके दिमाग में था। लेकिन जैसे उसने मेरे मिसेस ने पूछा, वहाँ मीटिंग लेने वाले जो थे चेयरमैन, क्या बोले अभी इनकी दारू बंद हो गई, उन्होंने सटीक जवाब दे दिया। दिलीप बोले आज मीटिंग में आज की गारंटी है, 1 डे एट ए टाइम प्रोग्राम है, और मैं ये भविष्यवाणी कैसा कर सकता हूँ, कल को अगर मीटिंग में नहीं आया तो बिल तो मेरे नाम से कटेगा। भाई आज मीटिंग में आज की गारंटी है, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, आज मीटिंग में आज की पूरी गारंटी, आज दारू नहीं पिएगा। पर कल मीटिंग में आया नहीं, कोई तितुम्बा हो गया, कुछ खुन्नस हो गई, कुछ लफड़े झपड़े हो गए, कुछ मसले हो गए, उसकी गारंटी कौन लेगा। तो मेरी मिसेस को क्या मालूम अल्कोहलिक सेंस का प्रोग्राम 1 डे एट अ टाइम है, वो नहीं आई। लेकिन इसका कारण ये बाद में समझ में आया कि वो मेरे बच्चों के माध्यम से जो उसको मैसेज जाता था, मेरा घमंड कम नहीं हुआ था, मेरी खुन्नस कम नहीं हुई थी, मेरे अंदर में जो डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर थे जो जैसे के वैसे थे वो कैसे आएंगी। और यहाँ बोला गया चैरिटी बिगिंस एट होम एंड फैमिली आफ्टरवर्ड्स, परिवार की तरफ देखने का दृष्टिकोण, कुछ बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए वो ग्रेप वाइन को मैंने आजकल अपना तकिया कलम बना लिया कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आऊं, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं हो रही है तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के बैठा हूँ, यानी मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन तौर तरीके पुराने जैसे के वैसे थी, पुरानी धारणा जैसी के वैसी थी, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था। तब कहीं चौथा कदम जब मैं मेरे स्पॉन्सर के माध्यम से लिया, बोला मिसेस के साथ में पैचअप नहीं हुआ, बोले कैसा होगा, धारणा जैसी की वैसी है, पुराने तौर तरीके जैसे के वैसे है, स्वभाव में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, वही एरोगेंट नेचर, वही रिटेलिएशन, वही आर्गुमेंट्स, वही रिएक्शन, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, केवल दारू बंद है, ड्राई ड्रंक, कैसा पैचअप होऊंगा बोले। तो मैं कैसे ईश्वर के नजदीक जा सकता हूँ। इसलिए वो मेरी कठिनाइयां थी। वो कौन सी कठिनाइयां है बोलता है ना 4 और 5वें अध्याय में कि ये मेरी कठिनाइयां थी जो मेरे वो पूरे अंदर में बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, कुछ डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये जो 5वां जब मैंने स्टेप लिया और अपने स्पॉन्सर के सामने लिखित रूप में रखा कि डर, किस चीज का डर है मुझे, मेरे अंदर में खुन्नस है, मेरे अंदर खुन्नस है, वो खुन्नस को कैसे बाहर निकालना, डर है दुनिया भर के डर से, लोगों के कर्जे, 4 लोगों में बदनामी, एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर,
शराबखोरी में, ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा इनके सामने सीक्रेट ओपन कर दिया। तब थोड़ा सा हल्का हो गया और थोड़ी विनम्रता आ गई और स्वीकार भाव आ गया, और धीरे धीरे जर्नी या फिर आगे बढ़ी, और फिर अलग अलग डेफिनेशन सामने आती रही कि भाई ये क्या क्या आयाम, कैसे आयाम है कि फोर्थ डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस जो बोला गया है कि चौथा आयाम क्या क्या था। पहला आयाम क्या था कि मेरी मानसिकता ऐसी क्यों बनी, मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट क्या थी, मेरी नेचुरल डिजायर क्या थी, मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति ऐसी क्यों बनी थी कि मुझे नेगेटिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, लोगों को नीचा दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, लोगों की अवहेलना करने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ बताया गया है कि भैया मेरी मानसिकता में ये बीमारी फंस गई है। तो ये मेंटल डायमेंशन जो था चौथा, जो पहला जो बताया गया है कि भैया मेंटल वेलबींग, ये मेरी मानसिक हलचल, क्योंकि एक पैक पीने के बाद में परमिशन मेरा ब्रेन दे रहा है, मेरे ब्रेन ने अगर परमिट कर दिया मैं 90 लेने के लिए जा रहा हूँ, हो गया मेरा चालू। उसके बाद में फिर दूसरा चालू हो जाता है मेरा फिजिकल वेलबींग, मेरी शारीरिक हलचल, वेलबींग यानी हलचल, ये किस प्रकार की बन गई मेरी शारीरिक हलचल। तो ये फिजिकल एलर्जी का जो पार्ट बताया जाता है उसमें मालूम पड़ा कि जो डॉक्टर विलियम डिस्टेस को ने बताया। और तीसरा तो इससे भी खतरनाक था, ये इमोशनल डायमेंशन क्या है। तीसरा जो आयाम बताया गया है कि इमोशनल वेलबींग, मेरी भावनिक हलचल, कि मेरे भावों में और मेरे जो संबंध थे सारे के सारे अबाधित हो गए थे, मेरे रिश्तेदार टूट गए थे, मेरे दोस्त टूट गए थे, मैं जिस समुदाय में रहता था, जिस सोसाइटी में रहता था, उनके साथ में मेरे संबंध खराब हो गए थे। मैं भावनिक लेवल पर बहुत ही नाखुश रहता था हमेशा, किसी को भी रिएक्ट करना, कुछ भी रिएक्ट करना, खुन्नस से भरा हुआ इंसान, गुस्से से भरा हुआ इंसान, घमंड से भरा हुआ इंसान और उम्र से भरा हुआ इंसान, मेरे अंदर में दुनिया भर के डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, भावनिक लेवल मेरी उथल पुथल हो रही थी। इमोशनल वेलबींग में जो मेरी भावनिक उथल पुथल होती है, इमोशनल टर्माइल, हमारा एक डेली रिफ्लेक्शन भी है, ये मेरी इमोशनल टर्माइल कैसी थी। तो ये पूरा प्रोग्राम जब मैं अपनी जिंदगी में लागू करने का प्रयास करता हूँ, प्रयास करने के प्रयास में हूँ मैं, तब मालूम पड़ता है कि भैया मैं सही में मेरी ये इमोशनल डायमेंशन की जो स्थिति थी, इमोशनल वेलबींग क्या था मेरे अंदर में, बहुत ज्यादा रिएक्ट होना अननेसेसरीली, बिना कुछ कारण मेरे पास में जो है वो चला जाएगा, ये भी ऐसी मेरी इमोशनल वेलबींग रहती थी। तो खुन्नस, ये मेरी भावना बार बार, मैं खुन्नस से क्यों इतना उद्रेक हो रहा है, मेरे अंदर में ऐसी लेवल क्यों आ गई है, मैं क्यों रिबेलियन बन गया, मैं क्यों विध्वंसक और विद्रोही क्यों बन गया, औरत के कपड़े फाड़ दिया मैंने, साला क्या इंसान था मैं, विध्वंसक बन गया मैं, एक प्रकार का विद्रोही बन गया था मैं। रात के 11 बजे दोनों बच्चे को खड़ा कर दिया। देखो मेरी इमोशनल वेलबींग कैसी थी, एक उदाहरण बताता हूँ मेरा। रात के 11 बजे थे, मैं बहुत पी के आया था, आज से 8 साल 8.5 साल पहले की बात है, यही 10:30 11 बजे का टाइम था, 11 बजे का करीब। मैं आवने देखा तावने देखा, मिसेस ने मस्त बढ़िया घर में मटन वटन बना के रखा था, मैंने खुद के बोल के मेरी दारू बंद थी कुछ दिन के लिए, लेकिन उधर से क्या खुन्नस लेके आ गया मैं, क्या वो मानसिकता में बनी हुई थी धारणा, साला मैंने अच्छा खासा खाना मेरे लिए वेट कर रहे थे, मैंने खाना फेंक दिया, और फेंका ही नहीं तो उसके कपड़े जो थे अच्छे डालने के, साड़ियाँ थी कांजीवरम पैठनी और ड्रेसेस थे, मैंने दोनों बच्चे को खड़ा कर दिया सामने में, एक 6वीं क्लास में लड़की और 3री क्लास में लड़का। कल अलमारी से सफा सब कपड़े निकाल रहा हूँ और एक औजार से काट रहा हूँ मैं। ये किस प्रकार का मेरा इमोशनल वेलबींग है, ये किस प्रकार का मेरा इमोशनल टर्माइल है, मैं किस प्रकार का भावनिक मेरी उथल पुथल हो गई थी, समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या क्या कर क्या रहा हूँ यार मैं। उसके पूरे कपड़े का ढीक हो गया साला घर में, और उसी समय मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट था काटने का, वो इंस्ट्रूमेंट उसके गले में चिपका दिया मैंने। अरे यार मैं दारू पी के किसी का मर्डर कर रहा हूँ, इसका भी मुझे साला रत्ती भर यानी केयर नहीं है किसी की। वो दोनों छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, पप्पा बोले क्या कर रहे, बोले गले में लगा रहे, बोले मम्मी की, छोटे बच्चे 6वीं में लड़की, क्या कर रहा हूँ यार मैं। ये किस प्रकार की मेरी इमोशनल वेलबींग है, ये भावनिक उथल पुथल किस प्रकार की हो रही है मेरी। उसी रात को दोस्तों मेरा परिवार छोड़ के चला गया, बहरंग चप्पल डालकर, वही कैसे तो भी वो गाउन पे औरत, मेरा वो माहौल देखकर, मेरा वो
नेचर देखकर उसी रात को चले गए, रात के 11 बजे, 11:30 बजे। सारा मुझकी इस बात का मलाल नहीं कि 30 साल की औरत, जवान औरत, देखने में ठीक ठाक, ये रात के 11, 11:30 बजे जा रही पैदल पैदल दोनों बच्चों को लेके, कि नागपुर शहर में रिक्शा वाले, ऑटो वाले कैसे होंगे। मुझे रत्ती भर साला उसके बारे में केयर नहीं। ये किस प्रकार की इमोशनल वेलबींग थी मेरी। लेकिन यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। निकल गई वो, रात भर नहीं आई, और उसके बाद में तो डेढ़ साल तक आई नहीं। 1.5 साल के बाद में, जब मुझे 11 महीने हो गए थे में, उसके बाद में आई वो। कितना भुगतान करना पड़ा साला मेरे को जिंदगी में। क्या इसके लिए मैंने दारू पिया था? एक बार तो उसने मेरे शराबखोरी के खातिर, देखो मेरी भावना कैसी, वो बोलती है अजी बोले तुमको टाइम नहीं मिलता, बोले दोपहर में भी पी के आते हो, शाम को भी पी के आते हो, रात में भी पी के रहते हो। बोले भाई बात कब करूं बोले तुमसे। बोले अभी सुबह का टाइम 5 मिनट दो बोले मुझे। अरे बोला तेरा हमेशा का नाटक रहता है साला। बताओ, मैंने किक मारा और जाके दारू के गुत्ते पे बैठ गया, उसने जहर पी लिया। यानी मैं दारू इसलिए पी रहा हूँ कि मेरे वजह से मेरे घर के लोग साले मौत मिट्टी हो जाए, वो सुसाइड करे। जहर पी लिया उसने। मेरे शराबखोरी के चक्कर में वो मेंटल डिसऑर्डर हो गई थी। लेकिन मैं समझ ही नहीं रहा हूँ ये क्या इमोशनल वेलबींग है मेरी। ये भावनिक उथल पुथल किस प्रकार की हो रही है मेरी, ये किसी के बाप को नहीं सुन रहा हूँ मैं। जहर पी लिया उसने, और जहर पीने के बाद में भी देखो मैं कितना कमीना और कितना बेईमान इंसान, कि हॉस्पिटल में तो गया, पहले ही पी के था। मेरे भाई ने बोला, दिलीप बोले जल्दी आ, बोले तेरे मिसेज ने जहर पिया बोले, और मुंह से झाग निकल रहा है बोले। भाई सामने रहता था, भाई और भाभी ने एडमिट कर दिया, जल्दी आओ बोले। मैं गया, दोनों बच्चे मेरे पास में आए, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे। पापा बोले जल्दी चलो, बोले मम्मी के मुंह से फेस आ रहा है बोले। बहुत दोनों बच्चे रो रहे थे। लेकिन मैं इतना बेईमान और इतना कमीना इंसान उसको मिलने नहीं गया। डिक्की से चकना निकाला, ग्लास निकाला, बॉटल निकाला और पी लिया, और बगल में नाली थी, नाली में जाके गिर गया। ये किस प्रकार की मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट है और नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ये प्रवृत्ति मेरी कैसी बनी, मेरी धारणा कैसी बनी है। ये सारी की सारी चीज शराब नहीं करवाया, मानता ही नहीं था वो। मैं जब उठा वहां से दूसरे सुबह, हॉस्पिटल में गया, रिसेप्शन को मिला, रिसेप्शनिस्ट को बोला मैडम यहाँ पे ये नाम की लेडी थी, बोला कल शाम को जब आया था तो। बोले तुम्हारे समान थर्ड क्लास इंसान नहीं, बोले वो जिंदगी और मौत से फाइट कर रही थी। बोले अगर कुछ हो गया रहता तो बोले तुम्हारे दोनों बच्चे यतीम होते, भीख मांगते, रास्ते पे आते, तुमको इस बात का मलाल नहीं, बोले तुम मिले भी नहीं बोले उसको। अरे उसकी क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, क्या कुछ तो वार्तालाप करना चाहिए था। मैंने कि भैया तूने जहर क्यों पिया, वो कौन सा कारण था, ऐसा मैंने क्या किया, बताओ। यानी इतना बड़ा हादसा मेरे घर में हो गया और मैं उसको मिल नहीं रहा हूँ, मैं उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं उसकी केयर नहीं ले रहा हूँ, कोई परवाह नहीं कर रहा हूँ मैं कि साले तू मर, घाट पे जा। ये लेवल दोस्तों मुझे शराब ने लाया था। ये है मेरी इमोशनल वेलबींग। किस प्रकार की मेरी भावना उद्रेक, मेरे भावना के अंदर में कैसा उद्रेक होता है, और कैसा मैं रिबेलियन बंदा हूँ। एक विध्वंसक और एक विद्रोही टाइप का इंसान बन गया था दोस्त। क्या मेरे अंदर में अच्छे गुण नहीं थे? पूरे खत्म हो गए थे। रचनात्मकता मेरे अंदर में थी, लेकिन शराबखोरी में ऐसे निगेटिव विचार बन गए कि मैं विद्रोही बन गया, विध्वंसक बन गया। क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट रिबेलियन इन एग्जिस्टेंस। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विध्वंस और विद्रोह है जो मैंने किया हूँ। एक चीज मैंने पढ़ा था, क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट रिबेलियन इन एग्जिस्टेंस। किस प्रकार की मेरी प्रवृत्ति बनी है, किस प्रकार की मेरी मानसिकता बनी है। क्या इसके लिए मैंने शराब पिया था कि साले मेरे वजह से मेरी औरत मर जाए, मेरे बाल बच्चे रास्ते पे आए, भीख मांगे रोड पे? दोस्तों उसके लिए नहीं किया था मैंने। लेकिन ये सारी चीजें होती गई, निरंतर होती गई मेरे साथ में। जब धीरे धीरे प्रोग्राम चालू हो गया, थोड़ी सी आध्यात्मिकता में जो प्रगति का ये जो प्रोग्राम है,
चौथे कदम, पांचवें कदम और बाकी के जो कदम चालू हो गए स्पॉन्सर के माध्यम से, तो एक आत्म जागरूकता आ गई कि भाई ये समस्या की जड़ क्या है, ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसी कौन सी जड़ है साला कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे जो दोस्त थे, सारे चरित्र के दोस्त को मैंने ईमानदारी से अपनी रजामंदी दिया, एक्सेप्टेंस दिया और कन्फेक्शन किया। तब मैं हल्का हो गया और जो मानसिकता जो एकदम एक अलग ही प्रकार की जो बनी थी, निगेटिविटी का पूरा ऐसा सफोकेटेड माइंड, हमेशा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिल्यूजन, पागलपन, खुद को ज्ञानी बहुत समझना, झूठा अहंकार, ज्ञानी होने का भ्रम, मुझे सब कुछ समझता है, ये वाली जो चीजें थी, ये चीजें चौथे और पांचवें स्टेप में मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ। क्योंकि मैं हमेशा यही समझता था कि साला मैं मेरी मन की मर्जी की जिंदगी जीने वाला, सिंगल डायमेंशन में जीने वाला इंसान, जब मैं 3 डायमेंशन में आया पांचवें कदम में, तब भगवान के सामने, स्वयं के सामने और ईश्वर के सामने, सॉरी, भगवान के सामने, स्वयं के सामने और अन्य व्यक्ति के सामने, अन्य व्यक्ति ने मेरा स्पॉन्सर, उनके सामने जब मैंने अपना कन्फेक्शन करना चालू कर दिया राइटिंग में, क्योंकि रिकवरी अपना इन्वेंट्री राइटिंग में होना चाहिए, ये बोला गया था, वर्बली इन्वेंट्री नहीं हो सकती है बोला गया था। तो मैंने जब मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया, तब ये जो दुनिया भर के डिफेक्ट मेरे अंदर में थे, दुनिया भर का घमंड था, झूठा घमंड था और ज्ञानी होने का भ्रम था बहुत ज्यादा, कि ये क्या बताएंगे, उनको क्यों मैं सुनूं, सेल्फ विल रन राइट। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी मूर्खता में नहीं है, ये जो ज्ञानी होने का जो भ्रम है, ये उसकी मूर्खता है। ये इधर आने के बाद में रियलाइज हुआ। तो पहले तो अपने आप को तो सेल्फ विल रन राइट मैं बोलूं सो कायदा, दूसरा क्या बताएगा मुझे, दूसरे की तो मुझे सुनना ही नहीं है। इस टाइप की जो धारणा थी, ये धारणा ऐसी बनी थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो धीरे धीरे ये जो आयाम की जो बात है, अभी थोड़ा बिल साहब का जो कुछ याद है मैं बताऊंगा, कि वो उन्होंने लिखा था कि शराब की यह आदत सफलतापूर्वक छोड़ने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को चलाने के लिए हम में से कोई भी अपने भीतर की खोज, अपने घमंड को, अपनी कमजोरियों को मान लेने जैसे कार्य करना नहीं चाहता, लेकिन हमने इन प्रवृत्ति को दूसरों में अच्छी तरह से कार्य करते देखा और जो नाउम्मीदी और व्यर्थ का जो जीवन जी रहे थे, उन्हीं पर हमने विश्वास किया। इसलिए जब हमसे उन लोगों ने पूछा जिसकी ऐसी समस्याएं सुलझ गई थी, तब हमारे पास सिवाय आध्यात्मिक शक्ति को अपना औजार बनाने के और कुछ भी नहीं था। ये औजार हमारे कदमों पर रखे गए थे, वे उनमें स्वर्ग दिखाई दिया और हम अपने अस्तित्व के उस चौथे आयाम में तेजी से पहुंच गए, जिसके बारे में हमने स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं किया था। ये कोटेशन था बिल साहब का। बिल साहब ने ये लिखा है कि ये औजार जो थे, ये 12 प्रिंसिपल जो दिए गए हैं, क्योंकि उसके बगैर कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि नाउम्मीदी की जिंदगी, व्यर्थता की जिंदगी, कोई पर्पज ही नहीं था जिंदगी में। यार मैं जी क्यों रहा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। आज बोल सकता हूँ मैं, ए में आने के बाद में मेरे जीवन जीने का जो कोई मकसद तो है, पहले तो कोई मकसद नहीं था, व्यर्थता की जिंदगी बोल रहे। बिल साहब ने क्लियर बोला कि भाई वो व्यर्थता की जिंदगी थी, नाउम्मीदी की जिंदगी थी। लेकिन आज एक बोल सकता हूँ मैं, अल्टीमेट पर्पज है मेरी जिंदगी में, एक अंतिम कुछ तो भी। आप लोगों को निरंतर सुनते रहने से, आप लोगों ने जो लाइन दिया है उस लाइन पर चलते रहने से, ये प्रोग्राम को बोला गया है ना, डिजाइन फॉर लिविंग, डिजाइन ऑफ लिविंग, एक नया डिजाइन मेरी जिंदगी में लाता है ये प्रोग्राम। ए वे ऑफ लाइफ बोला गया है सही में, कि वो क्या धारणा थी, क्या मनस्थिति थी, क्या विचार थे, क्या मतलब मेरी इंस्टिंक्ट थी, आज समझ में आता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति कैसी थी। लेकिन यहाँ पे बोला गया निकल सकता है। यहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो मादा है जो मुर्दे में जान फूंक देता है। क्योंकि मैं 5 महीने से ज्यादा घाटों में रह चुका हूँ, मेरी मानसिकता कैसी होंगी आप एज्यूम कर सकते हैं।
ना नहाना वहाँ पे, ना ब्रश वहाँ पे, ना कोई लोग, ना दुनिया। सिक्योरिटी गार्ड रात में रहता था, बस उनके साथ में बैठना थोड़ा देर, ऐसे पागलपन में रहना। तो मुर्दे में जान फूकने का जो मादा, मैं हमेशा बोलता हूँ, मुर्दे में जान फूकने का मादा, ये अगर मैं 12 प्रिंसिपल मेरी जिंदगी में लागू करता हूँ तो सही में एक अर्थपूर्ण जिंदगी मैं जी सकता हूँ। वो बिल साहब ने वो बोला है, वो बिल स्टोरी में बड़ा अच्छे शब्द उन्होंने यूज किया है, कैटापुलेट, एक जैसी गुलेर जो होती है ना, गुलेर, मैं शीघ्र ही गुलेर के पत्थर की तरह वहां फेंका गया। उनका एक कोटेशन था, एक टूटे हुए आदमी की तरह कांपते हुए मैं अस्पताल के बाहर आया। डर ने मुझे थोड़ा सा शांत बना दिया। इसके बाद 1934 में आर्मिस्टिक दिवस के अवसर पर उस पहले घुट का घातक पागलपन आया और मैं फिर पुरानी हालत में पहुंच गया। यह हर किसी को इस बात का पूरा यकीन था कि या तो मुझे कहीं न कहीं शराब को रोकना चाहिए या फिर लटखटाते हुए दयनीय अंत को गले लगा लेना चाहिए। सुबह होने से पहले कितना अंधेरा है। वास्तविक रूप से यह मेरे अंतिम बार बहकने की शुरुआत थी। मैं शीघ्र ही गुलेल की पत्थर की तरह यहाँ फेंका जाने वाला था, जिसे मैं अस्तित्व का चौथा आयाम कहना चाहूंगा। ये बिल साहब ने लिखा है, क्लियर कट लिखा है। तो ये जो चीजें मैं धीरे धीरे पढ़ते रहा, आप लोगों से सुनते रहा, तो समझ में आ गया कि मेरी बीमारी शराब नहीं है। आप लोग भी हमेशा बोलते हैं, ओल्ड टाइमर बोलते हैं कि शराब भैया हमारा मसला है नहीं, तो फिर मसला क्या है? मैं भी आजकल बोलता हूँ कि भाई आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल। मैं शराब का लती, गुलाम, लाचार, बेबस मानसिक रूप से नहीं हूँ। तो फिर मैं किस चीज का गुलाम, लती, लाचार, बेबस मानसिक रूप से हूँ? तो वहां लिखा है कि भाई आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी, नॉट एक्सेप्ट। मैं मेरी जो वास्तविकता है इसको मैं मानता ही नहीं। उसमें नंबर 1 पे आता है ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। मेरा घमंड मेरी वास्तविकता को मानता ही नहीं। यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। लेकिन मेरे घमंड को तोड़ने का काम ये 12 कदम करते हैं। जैसे जैसे मैं 12 कदम करता हूँ तो मेरी एक पहचान बनती है, एक गहरी पहचान भी बनती है। मैं ओल्ड टाइमर को देखता हूँ ना, हमेशा देखता हूँ, उनकी गहरी पहचान है। एक एक सब्जेक्ट तो बहुत ही गहराई से डिफाइन करते हैं कि वो बोला ये क्या क्या मतलब। उसमें मेरा फिर धीरे धीरे एक चेंजेस, एक रियल बदलाव जो बोला गया, सही मायने में बदलाव, दिखावे का बदलाव नहीं है, ग्रेन्युसिटी का मामला नहीं। क्योंकि मैंने शराबखोरी में ग्रेन्युसिटी बहुत किया। दुनिया भर का भय, दुनिया भर का गुस्सा, दुनिया भर का स्वाद, आक्रोश, ऐसे। आज बिना डर की जिंदगी है क्योंकि प्रोग्राम है ईमानदारी का। मुझे पूरा इस प्रोग्राम को ईमानदारी से करना पड़ेगा, तभी मैं इसको सरेंडर कर सकता हूँ। स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसी जिंदगी जलानी थी मैंने जला दिया। अब वो राग पर बहस नहीं करना है मुझे, और ना ही कोई धुएं पे चर्चा करना है। हो गया। जो जो जैसी जिंदगी जलानी थी मैंने जला दिया। अब मसला यह है कि मुझे अभी मेरे पार्ट में क्या है उसके ऊपर में मुझे काम करना पड़ेगा। अब मेरा पार्ट क्या है वो 5वें कदम में बता दिया गया है कि भैया मेरा पार्ट क्या है। मेरे हिस्से में क्या है, खुन्नस आई है। मेरे हिस्से में क्या है, घमंड आया है। मेरे हिस्से में क्या है, डर आया है। मेरे हिस्से में क्या है, लालच आई है। मेरे हिस्से में क्या है, एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर अगर तो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, उसके ऊपर में मुझे, ये मेरे हिस्से है। इसके ऊपर में मुझे अभी काम करना पड़ेगा और निरंतर मुझे दूसरों की मदद भी करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा जो आत्म केंद्रित का जो व्यवहार था वो कोई काम का ही नहीं है साला, कोई काम में नहीं है ना। हमेशा अपने बारे में सुनना, अपने सेल्फ सेंटर में रहना, ये इस टाइप की मेरी धारणा और इस टाइप की मेरी मानसिकता बन गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये 12 कदम मैं करते रहने से ये क्या होते हैं आयाम, आयाम के बारे में समझ में आया कि भैया मेरे अंदर में मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग, ये 4 जो हलचले हैं, ये यहाँ धीरे धीरे आप लोगों से मैं सुनते रहने से ये बात समझ में आई। और खास तौर पे मुझे 12 कदम करना पड़ेगा, क्योंकि केवल मैं मीटिंग में आता हूँ, मुझे फेलोशिप मिलती है, मैं बीमारी से दूर होता हूँ। लेकिन मेरी बीमारी असल में जो शुरू में मैंने बताया कि भाई रेस्टलेसनेस, इरिटेशन और डिस्कंटेंट, इससे मैं पीड़ित हूँ।
ये मेरी बीमारी नहीं जाने वाली, क्योंकि आज ठीक है मैं मीटिंग में हूँ, आज मेरा मेंटल ऑब्सेशन नहीं है और फिजिकल एनर्जी मेरी कोई ट्रिगर नहीं हो रही है। अच्छी बात है, मीटिंग में हूँ, मीटिंग में होने से मेरी शराब पीने की इच्छा नहीं हो रही, यहाँ तक ठीक है। लेकिन मुझे ये प्रोग्राम अगर 12 कदम का लेना है तो मुझे सरेंडर होना पड़ेगा, मुझे झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो झुकेगा वही प्राप्त करेगा। या बार बार नहीं, बल्कि मैं तो बोलता हूँ मेरे लिए तो ऐसा है कि अल्टीमेटली मुझे झुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही, मैंने पहले बोला, सिंगल डायमेंशन में जीने वाला हूँ, अपने मर्जी की जिंदगी जीने वाला हूँ, मैं किसी के बाप की नहीं सुनने वाला इंसान हूँ। तो मुझे तो झुकना ही पड़ेगा, नम्रता आना चाहिए। तो नम्रता कब आएंगी? जब मेरा झूठा घमंड टूटेगा तब। मेरा झूठा घमंड टूटता ही नहीं। ये स्पिरिचुअल प्राइड है, एक आध्यात्मिक घमंड है ये आध्यात्मिक घमंड। जैसे जैसे मेरे दिन बढ़ते और आध्यात्मिक मेरा घमंड बढ़ता है। ग्रुप वाले मेरी क्यों नहीं सुन रहे, घर वाले मेरी क्यों नहीं सुन रहे, जिस जगह में काम धंधा कर रहा हूँ वो क्यों नहीं सुन रहे, मेरे समुदाय में जाता हूँ, मेरा समुदाय ने मेरी सुनना चाहिए, मेरे परिवार ने मुझे समझना चाहिए। अरे भैया, उनको तो 15 साल तक मैंने बीमार करके रखा हूँ ना, अभी क्या साल 2 साल 5 साल 8 साल में हो जाएगा पूरा का पूरा ठीक ठाक? नहीं होगा ना। तो मुझे ये सारी चीजें के ऊपर में अगर काम करना है तो मुझे उच्च शक्ति को अपना आदर्श मानना पड़ेगा। भगवान मेरे लिए सब कुछ, भगवान ईश्वर है, परमात्मा है, उसके सामने उसके रजामंदी में मुझे जीना है। अभी तक मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीने वाला इंसान, अभी मुझे भगवान की और हायर पावर की और परमात्मा की मर्जी में मुझे जीना पड़ेगा। इसीलिए मुझे मेरा मैं छोड़ना पड़ेगा। जब तक मैं मेरा ईगो नहीं छोड़ूंगा तब तक मेरा परिवर्तन होने वाला नहीं, मेरा बदलाव कोई सही ढंग का होने वाला नहीं। और अभी 12वां महीना चलो, मुझे सर्विस में भी आना पड़ेगा। 12वां कदम वही बोलता है मुझे, अगर आध्यात्मिक जागृति या थोड़ा सा भी मुझे अवेयरनेस आया है तो डेफिनेटली मुझे जो मिला है मुझे बांटना भी पड़ेगा। क्योंकि आज देखता हूँ मैं, बहुत सारे लोग इतने ओल्ड टाइमर हो गए, इतनी उम्र हो गई तो भी काम करते हैं। 12वां महीना है, 12वां कदम मुझे ये बोलता है कि भैया जो मुझे मिला है मुझे देना पड़ेगा। और तो डायमेंशन में चौथा जो आयाम है आध्यात्मिक वेलबींग, तो मुझे इसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। अगर मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आध्यात्मिक जागृति हुई है, आध्यात्मिकता का रियलाइजेशन हुआ है, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। आज का भी डेली रिफ्लेक्शन है, जो मुझे मिला है मुझे बांटना पड़ेगा, तो उन लोगों की मुझे मदद करना पड़ेगा। तब मैं तो सोबर रहूंगा, लेकिन साथ साथ में किसी भाई का भी ठीक ठाक हो सकता है, किसी भाई की भी जिंदगी बच सकती है। तो समर्पण करना सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वीकार करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुझे ईश्वर से मेरा नाता जो है उससे करीब आना पड़ेगा और एक खोजी की तरह मुझे हमेशा सचेत और जागरूक रहना पड़ेगा। ये तो बीमारी बहुत ही खतरनाक है। या मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, शराबियत के बारे में और कुछ उसमें लिखा है कि 25 साल के बाद में भी शराब उनके हाथ में आ गई। कारण छटाक भर के कारण रहते हैं, कारण देने वाली बीमारी है, बहुत ही अद्भुत बीमारी है ये कारण देने वाली है। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म मैंने पढ़ा, वहां लिखा है कि भाई 25 साल के बाद में शराब आदमी आ जाएगी, उसके बाद में आदमी निपट गया, यानी वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। तो मुझे ये सारे जो पहलू है, इन पहलुओं पर स्पॉन्सर के माध्यम से निरंतर काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने कोई 4 रात में बेवड़ा नहीं बना, तो 4 रात में मेरी रिकवरी होने वाली है। 4 रात में या 2 रात में मैं बेवड़ा नहीं बना, क्योंकि मेरे हिस्से में जो जो आया है 5वें स्टेप में, वो मुझे सारा का सारा कच्चा चिट्ठा मुझे उनके सामने देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे हिस्से बच चुके थे, इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। ये बात मुझे समझ में, ये 4 लाइन ने मेरे आँख खोल दिया कि इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में रियलाइजेशन हुआ कि भाई मैंने क्या जुर्म किया है और सजा क्या है, ये भी मालूम पड़ गया। ये दोनों चीजें मुझे आने के बाद भी मालूम पड़ा कि साला क्या कर रहा था मैं शराबखोरी में, किस प्रकार की मेरी मानसिकता बनी थी, किस प्रकार की मेरा नैसर्गिक प्रवृत्ति बनी थी। लेकिन दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं,
बस मेरे अंदर में विलिंगनेस सबसे बड़ी चीज है। प्रोग्राम आध्यात्मिकता है। अगर मुझे गहराई से प्रोग्राम लेना है तो मेरे अंदर में विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है। एक हमारे दिग बुक में भी लिखा है कि विलिंगनेस इज द मास्टर की। ये ऐसी मास्टर की है विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। कोई भी ऐसा ताला नहीं कि मैं खोल नहीं सकता हूँ। रिगार्डिंग अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म से मैं अगर पीड़ित हूँ तो ऐसा कोई लॉक नहीं है कि मैं खोल नहीं सकता हूँ। मेरी इच्छा होना बहुत जरूरी है। और उसमें और एक वाक्य लिखा है बिग बुक में, विलिंगनेस टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो गहराई से विलिंगनेस टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब एक के प्रति मेरी अगर रुचि है तो ये सभी आध्यात्मिक विकास का सार है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के प्रति अगर मेरी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ये सभी आध्यात्मिक विकास का सार बोला गया। ये चीजें आप लोगों से मैं हमेशा सुनते रहता हूँ, समझते रहता हूँ और रियलाइजेशन करते रहता हूँ। तो धीरे धीरे कि आज मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक कायदे का जीवन दिया है। कायदे का जीवन इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आज वो सारे येड़े चाड़े नहीं है, 420 नहीं है, गलत काम नहीं है। पहले बेईमान किस्म का इंसान था, तो सीधे काम होते ही नहीं थे, पूरे आड़े टेढ़े काम होते थे। लेकिन आज ये कायदे की जो जिंदगी मिली है ये आप लोगों ने दिया है। आज बोल सकता हूँ मैं कि मेरे जिंदगी का कोई पर्पज है। पहले नहीं बोलता था मैं कि मेरे जिंदगी का साला कोई पर्पज ही नहीं है, कोई अल्टीमेट पर्पज ही नहीं है, अंतिम उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक कायदे की जिंदगी जिया है, यानी एक चाकोरीबद्ध एक फ्रेम ऐसी बनी है कि उस फ्रेम में जिंदगी बड़ी मजा आती है। तो आज बोल सकता हूँ मैं, जैसे हमारे दिल्ली के सुधीर भाई हमेशा बोलते हैं ना कि आज मेरी घर की दीवारें हंसती है। दोस्तों आज वही परिवार है, परिवार गया था वापस आ गया। लड़की 10वीं में थी, मेरिट आ गई, 12वीं मेरिट आ गई, बच्चा मेरिट आ गया। एक देखो नशेड़ी के बच्चे कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। और आज जिस जगह में रहता हूँ वो घर की दीवारें हंसती है। अभी बोले मेरे को घर के लोगों ने, खाना पहले बनाना है कि बाद में? बोला जो मर्जी तुम्हारी। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, पहले कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता था, आज कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। घर में, समाज में, जहाँ काम धंधे वहां पे, यानी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस, ये जो एग्जिस्टेंस की बात है, अस्तित्व की बात है, ये अस्तित्व की बात रियलाइज होती है। केवल गहराई से आप लोगों को सुनना पड़ेगा, निरंतर प्रोग्राम को गहराई से अपने जिंदगी में अप्लीकेबल आत्मसात करना पड़ेगा। और ये 12 कदम ये मुझे 4th डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस के लेवल तक मुझे लेके जाने के लिए कामयाब है, कारागिर साबित हो सकता है। तो अगर मैं 12 कदम करता हूँ स्पॉन्सर के माध्यम से, तो डेफिनेटली मैं समझने का प्रयास कर सकता हूँ, रियलाइजेशन करने का प्रयास करता हूँ कि ये 4th डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या चीज है जो बिल साहब को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। इसलिए उन्होंने लिखा है अस्तित्व का 4था आयाम। तो ये कोई सब्जेक्ट बाहरी नहीं है, हमारे लिटरेचर से, हमारे अनुभव से लिया गया सब्जेक्ट है। तो मुझे बड़ा आप लोगों ने शांति से सुना। चेयरमैन साहब आपने मुझे अवसर दिया, विशेष तौर से विजय भाई आपने जो मुझे अवसर दिया इस सब्जेक्ट पर मेरे अनुभव कथन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।